वो धुआं उड़ते हुए हम लोग को दिखा है। ठीक है, बोलते कि देखिए आपको अमावस्या के दिन जाना है। वो दोनों का तो काम खत्म होगा, पहले वो दोनों को मारेगा जिन, उसके बाद फिर आपको मारेगा और आपको इतना खतरनाक मौत देगा कि मतलब बोलने का नहीं। वो बोला कि इसके पेट में मेरा बच्चा है, अब हम कहीं नहीं छोड़ के जाएंगे इसको। ठीक है, जो जिन था, दीदी उनको ऐसा मतलब ऐसा फेंकी कि बड़ी मम्मी का सर में बहुत जोर का लगा। ठीक है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने हमसे ऐसे दर्दनाक हादसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे ज़िंदगी भर वो हटा ना पाए। लड़कियों का खुले बाल रखना, बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाना, बहुत ज़्यादा मेकअप करना, क्या ये खुला आमंत्रण होता है ऐसी एंटिटीज़ को जैसे कि भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, जिन, जिन्नात? आपका क्या मानना है? आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो इसी चीज़ पर आधारित है। जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो हमारे एक सब्सक्राइबर शिवम ने भेजा है। शिवम जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। ये 2024 का इंसिडेंट है जो कि उनके ताऊजी की लड़की के साथ हुआ। ताऊजी की लड़की जिनका नाम था शुभी। शुभी जो कि रहने वाली है कोटा राजस्थान की। वो लड़की 12th क्लास में थी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, सब कुछ बहुत अच्छा, पढ़ाई लिखाई में सुपर्ब। 2024 में शुभी और उनके जो बड़े भाई थे वो मैरिज एनिवर्सरी को अटेंड करने के लिए झारखंड आते हैं अपनी ही गाड़ी से। मैरिज एनिवर्सरी को अटेंड करने के लिए ये कोटा राजस्थान के ही एक रिजॉर्ट में गए थे। वहाँ से निकलने के बाद काफ़ी शाम हो गई थी, तो इनके सामने दो रास्ते थे। पहला, या तो एक ऐसा शॉर्टकट पकड़ ले जो बहुत ज़्यादा सुनसान रहता है। दूसरा, एक ऐसा लंबा रास्ता पकड़ ले जो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके से निकलते हुए जाएगा। तो शुभी के जो भाई थे उन्होंने इस चीज़ को आपस में डिस्कस किया। ये 3 जने थे, शिवम, शुभी और उनके बड़े भाई। ये तीनों आपस में डिस्कस करते हैं और फिर इस एक नतीजे पर आते हैं कि भाई छोटे वाले रास्ते से चलते हैं, अगर बहुत ज़्यादा लेट हुए तो घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले हैं। शिवम, शुभी और उनके बड़े भाई उसी सुनसान रास्ते पर निकल गए जिस पर शायद इन्हें नहीं जाना चाहिए था। रात का टाइम, गाड़ी धीरे धीरे आगे चल रही थी और रास्ते में एक ऐसा नज़ारा बन गया जहाँ पर ये जंगल के बीचों बीच उसी रोड पे से जा रहे थे जो बिल्कुल सुनसान था। धीरे धीरे बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, इनकी संख्या बढ़ने लगी। आगे बढ़ने लगे, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। एक ऐसा टाइम आया जब इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनके सामने जो धुंध है वो अचानक से बढ़ रही है और अपने आप कम हो रही है। हालांकि ऐसा होता है कि बहुत सारे इलाके होते हैं जहाँ पर धुंध इस तरीके से देखी जाती है कि अचानक से आई और कम हो गई। ये लोग धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और डर का माहौल अभी से ही बनना शुरू हो गया था, क्योंकि शुभी के जो बड़े भाई थे वो इतने भी बड़े नहीं थे। मुश्किल से अगर वो 18-19 की रही होगी तो बड़े भाई भी 23-24 के ही रहे होंगे। और अचानक से ये लोग ऑब्जर्व करते हैं कि धीरे धीरे जब गाड़ी आगे बढ़ रही थी, गाड़ी की छत पर अचानक से ऐसा लगता है कि कोई बहुत तेज़ चीज़ आके गिरी है। जो शुभी के भाई थे वो अचानक से ब्रेक मारते हैं और सीधा ऊपर देखते हैं और तीनों की नज़र ऊपर ही थी। शुभी इनसे बोलते हैं कि 1 मिनट में उतर के देखती हूँ और आप लोग अंदर ही बैठो। जब तक ये कुछ बोलते, शुभी सीधा गाड़ी से उतर गई। शिवम ने मुझे अपनी पहले ही रिकॉर्डिंग में ये चीज़ मेंशन की थी कि भाई शुभी जो मेरी दीदी हैं, इन्हें मेकअप का इतना ज़्यादा शौक है, परफ्यूम बहुत ज़्यादा लगाती है, मतलब शो ऑफ करने का बहुत ज़्यादा इनको शौक है। और इतने छटक कपड़े हैं इनके पास, मतलब भर भर के इनके घर पे 2-3 अलमारियाँ भरी पड़ी हैं। ये जब उतरी तो हमें नहीं मालूम था वहाँ क्या होने वाला था। बस शुभी दीदी ने देखा कि गाड़ी के ऊपर एक मटका पड़ा हुआ है। मटके के अंदर एक अलग सा फल था। वो फल क्या था उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन उस फल ने शुभी दीदी को इतना अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ इतना आकर्षित कर लिया कि शुभी जो थी उन्होंने मटके में से वो फल निकाला, मटका फेंका साइड में और वो फल लेके गाड़ी में बैठ गई। शिवम ने और शुभी के जो बड़े भाई थे उन्होंने शुभी से पूछा भी कि तेरे हाथ में क्या है। तो शुभी ने दिखाया उनको कि मुझे एक फल मिला है। ये नहीं बताया कि मटका गिरा था, ये चीज़ बाद में खुली। ये बताया कि गाड़ी के ऊपर ये फल मिला था और देखो देखने में कितना अच्छा है। तो ये देखने के बाद शुभी के जो बड़े भाई थे वो गुस्सा हुए। उन्होंने बोला इसे फेंक दे, बट शुभी ने फेंका नहीं। उन्होंने बोला कि मैं घर जाके देखूंगी फिर फेंक दूंगी। अब इन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रहे थे और वहाँ पर धुंध बढ़ती जा रही थी। रास्ता बहुत ज़्यादा वीराना हो गया था और इन्हें ऐसा लग रहा था कि हम किसी के शिकार ना बन जाए। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है तो ये लोग शुभी का जो नेचर है अभी से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं कि शुभी उस फल को देखे जा रही है और ऊपर देखकर पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है। लेकिन फिर भी इन्होंने ये देखने के बाद भी वहाँ पर कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं किया। ये फल जो उठाया था शुभी ने, ये कहाँ तक जाने वाला था और शुभी को कहाँ ले जाने वाला था ये किसी को भी नहीं मालूम था। इनकी गाड़ी
सीधा घर की तरफ लगती है। ये तीनों निकलते हैं और शिवम के घर पे पहुंचते हैं। वहाँ पर इनके सोने की व्यवस्था की हुई थी। आपस में सबने एक दूसरे से बातचीत की, माहौल पूछा कि वहाँ पर मैरिज एनिवर्सरी में सब कैसा था, रिजॉर्ट में तुमने क्या क्या खाया। जब शिवम और शुभी के बड़े भाई ये सारी बातें बता रहे थे, तभी घर के सारे मेंबर्स ऑब्जर्व करते हैं कि शुभी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। शुभी जो है वो एक जगह पर जाकर वॉमिट करना स्टार्ट कर देती है और उसकी वॉमिट बड़ी ही अजीब थी, उसमें से गला सड़ा पानी सा निकल रहा था। घर वालों ने इस चीज़ को देखा और सबको ये लगा कि इसने पक्का कुछ गलत खाया है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई है। काफ़ी रात हो रही थी, तो फटाफट से घर के एक मेंबर उठते हैं, केमिस्ट पे जाते हैं, वहाँ से वॉमिटिंग की दवाई लेके आते हैं, पेट दर्द की दवाई लेके आते हैं और शुभी को खिला देते हैं। अगले दिन शुभी और उनके बड़े भाई को वापस राजस्थान कोटा आना था। ये सारी बात वहीं टल गई। सुबह हुई और शुभी और उनके बड़े भाई गाड़ी लेकर सीधा राजस्थान कोटा में आ जाते हैं। शुभी 12th क्लास में थी और हॉस्टल में पढ़ती थी। शुभी अपने हॉस्टल की तरफ अपने बैग उठा के निकल गई। वहाँ पर वो एक रूममेट के साथ रहा करती थी जिसका नाम था नीलम। नीलम वहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करती है कि शुभी जब से हॉस्टल में आई है उसका रवैया बहुत बदला हुआ सा है, मतलब वो किसी भी चीज़ के सीधे जवाब नहीं दे रही। नीलम इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है और फिर धीरे धीरे इनके बीच में दूरियां बढ़ने लगती है। ये दोनों रूममेट्स एक टाइम पर बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन नीलम ने जो चीज़ें शुभी के पापा को बताई वो बातें आम नहीं थी। शुभी सोते सोते अचानक से रात को अपनी गर्दन तोड़ने की कोशिश करती थी, मतलब जैसे हाथ से कोई चीज़ कटक कटक ऐसी आवाज़ें आती थी। तो जब नीलम देखती थी शुभी की ये हरकतें तो नीलम की रूह कांप जाती थी। कितनी बार ऐसा हुआ कि नीलम ने उठ के शुभी को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर वो डर के मारे दोबारा लेट गई। और उन्हें जो सबसे ज़्यादा व्यवहार में चेंजेस लगने लगे कि शुभी एक हिंदू फैमिली से है, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे वो अब मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब ऐसे कपड़े पहनना जो हिंदू लड़कियां नहीं पहनती हैं। धीरे धीरे नीलम ऑब्जर्व करती हैं कि शुभी बहुत अजीब रिएक्ट कर रही है, वो नॉनवेज की तरफ बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। नीलम शुभी को समझाती तो शुभी इस तरीके से नीलम को देखती कि किसी इंसान की वहाँ पर आत्मा निकल के चली जाए शरीर से। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी। नीलम को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये शुभी नहीं है, कोई और ही चीज़ है, कोई एंटिटी, कोई ऐसी एक्टिविटी इसके साथ हो रही है पैरानॉर्मल जो समझ के परे है। नीलम ने अपनी दोस्ती का कर्तव्य निभाया। उसने शुभी के पापा को फ़ोन करा और शुभी के पापा को सब कुछ बता दिया कि अंकल इसे आए 3-4 दिन हुए हैं और ये कमरे में ऐसी ऐसी एक्टिविटी कर रही है, रात को उठ जाती है, बड़बड़ाती है, चल पड़ती है, अपनी गर्दन ऐसे कटकटाती है, दीवार के पास जाके खड़ी हो जाती है। जो सबसे अजीब चीज़ मुझे भी लगी कि शुभी के पापा ने इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करा। वो इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर, भूत प्रेत पर कभी शुरू से ही यकीन नहीं करते थे। शिवम ने इस चीज़ को मेंशन किया कि भाई हमें ये चीज़ें पता चली बाद में, हम तो अपने आराम से झारखंड में बिजी हो गए थे, राजस्थान कोटा में क्या चल रहा था पता ही नहीं चला। ये सारी चीज़ें शुभी के बड़े भाई ने शिवम को बाद में बताई जब सारी चीज़ें सामने आने लग रही थी। नीलम के फ़ोन करने पर भी नीलम की बातों को किसी ने इतना सीरियस नहीं लिया और सब ने ये सोचा कि शायद शुभी ड्रामे कर रही है, इसे डराने के लिए नाटक कर रही है, या फिर ये दोनों प्रैंक कर रही हैं। सब ने इस बात को वहीं की वहीं रफा दफा कर दिया। कुछ रातें बीती और ये चीज़ें बैक टू बैक होने लगी। लेकिन इन सब चीज़ों में नीलम ऑब्जर्व करती हैं, जो उनकी रूममेट थी, कि जो शुभी थी उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनका वजन गिरना स्टार्ट हो गया था, उनके आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए थे और धीरे धीरे उनकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे कोई अंदर से खून खींचने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई एंटिटी है, कोई खून पी रही है, जिसकी वजह से शुभी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। 3-4 दिन और बीते और जो नीलम थी उन्होंने फिर शुभी के पापा को फ़ोन करा और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि अंकल आप इसकी इस हालत को सीरियस नहीं ले रहे हो, आप यहाँ पर आके देखो, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। फाइनली शुभी के पापा ने इस चीज़ को समझा और वो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और जब पहुँचते हैं तो वो सीरियसली देखते हैं कि शुभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो गाड़ी में लेके आते हैं वापस और घर सीधा पहुँचते ही अलग अलग डॉक्टर्स को विजिट करना स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर्स अपनी तरफ से दुनिया भर के टेस्ट लिख देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी वीकनेस, कभी डिप्रेशन, कभी टेंशन, लेकिन ये सारी चीज़ें किसी के समझ में नहीं आ रही थी। इनके घर वाले इस चीज़ को सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि जो वेट है लड़की का वो 60-65 से गिर के सीधा 40-45 तक आ गया है। एक लड़की जो अच्छी खासी मेंटेन्ड थी वो बिल्कुल स्किनी हो गई है। सुबह 5 बजे उठती और बोलती मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ और छत पे जाके नमाज़ पढ़ने लगती। मम्मी आती तो कितनी बार मम्मी ने ये चीज़ देखी शुभी की कि ये तो बेहोश पड़ी हुई है, उन्हें उठा के नीचे लाया जाता और बार बार उनसे पूछा जाता तो शुभी वहाँ पर सोने की एक्टिंग करती, दांत कटकटाती, मतलब कोई जवाब नहीं देती, जिससे घर वाले और ज़्यादा परेशान हो जाते कि शुभी के साथ हो क्या रहा है। धीरे धीरे घर में हरकतें बढ़ने लगी।
शुभी अचानक से रात को उठती, किचन के सारे बर्तन गिरा देती, अजीब तरीके से हंसने लगती, बाथरूम में जाके टैप ऑन कर देती और फिर वही पानी पूरे घर में बिखेर देती। एक दिन की बात है, जब शुभी पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खा रही थी तो मम्मी बड़े प्यार से आती है, शुभी को बोलती है कि बेटा तूने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खा ले बेटा। अचानक से जो शुभी थी वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है और बोलती है मांस खिलाएगी, मांस खिला दे मुझे। इतनी तेज शुभी ने अपनी मम्मी को धक्का मारा, वो सीधा दीवार पे जाके लगी और सर पे बहुत गहरी चोट आई। शुभी वहाँ पर सीधा उठी, हंसते हंसते भागी सीधा छत पे। पकड़ने के लिए भाई और पापा भागे, पकड़ के नीचे लेके आए और वो किसी के भी संभाल में नहीं आ रही थी और एक ही आवाज़ आ रही थी, इसे लेके जाऊँगा, इसे लेके जाऊँगा, ये मुझे बहुत पसंद है, किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो बीच में आएगा उसे मार दूंगा, पर मैं इसे लेके जाऊंगा। मम्मी रोने लगी, पापा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और जो बड़े भाई थे वो सीधा बाहर निकले अपना फ़ोन उठा के और अलग अलग जगह पर कॉल करना शुरू करा। तो कहीं रेफरेंस में इनकी एक दोस्त थी जिनके पापा मौलवी थे, मतलब वो मुस्लिम फैमिली से थी। तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी गई कि प्लीज़ घर पे आइए, देखिए बहन को क्या हुआ है। तो शाम तक जो थे वो मौलवी आए। जब वो घर में घुसे उन्होंने पहला कदम रखते ही बता दिया कि बहुत बड़ी विपत्ति है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ है जो इस घर में प्रवेश कर चुकी है। तो इनके जो पापा थे ऐसे रिएक्ट करते कि नहीं नहीं, ये तो बड़े बेटे ने बोला आपको बुलाने को, वरना ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मौलवी अंदर घुसते हैं और सीधा बोलते कि मुझे एक बार बच्ची से मिलने दो। अंदर से आवाज़ें आनी स्टार्ट हो गई थी और आवाज़ जो आ रही थी लड़की के मुंह से लड़के के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनने के बाद सारे घर वाले फिर दोबारा डर गए। मौलवी अंदर जाते हैं, किवाड़ बंद करते हैं और वही लड़के की आवाज़, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी इफरित है, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे, मैं लेके जाऊँगा इसे, कितनी अच्छी है ये, परफ्यूम लगाया इसने मेरे लिए, यही मुझे लेके आई है घर तक। ये सब सुनने के बाद सबके पैरों तले ज़मीन तो वैसे निकल चुकी थी, अब उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे कि लड़की को हुआ क्या है। बहुत देर तक, मतलब 30-40 मिनट तक मौलवी अंदर रहे, बार बार चिल्लाने की आवाज़ आती रही, क्योंकि जो मौलवी थे उनके हाथ में पाक पानी था उनका, और वो पानी बार बार वो शुभी के शरीर पर दे के मार रहे थे, जिसकी वजह से उनके अंदर की जो मेल एंटिटी थी वो चिल्ला रही थी। मौलवी बाहर निकलते हैं, 40 मिनट बाद गेट के बाहर पानी फेंकते हैं और बहुत पसीने पसीने हो रखे थे। तो जो बड़े भाई थे वो पूछते कि मौलवी जी सब ठीक तो था अंदर, मेरी बहन को क्या हुआ? तो जो मौलवी आए थे वो बोलते कि दिक्कत बड़ी है बेटा, टाइम लगेगा सारी चीज़ें ठीक करने में। तो पापा वैसे ही रिएक्ट करते कि नहीं नहीं, इसकी दिमागी रूप से कोई प्रॉब्लम होगी, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, आप झूठ बोल रहे हो ना। मौलवी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपको पता है यहाँ पर जिसने मुझे भेजा है वो मेरी बेटी है, और बेटी के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो मुझे पता है दुख कितना होता है। मेरी भी एक बेटी है, मैं उसके साथ कभी ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा, और आपकी बेटी भी मेरी बेटी जैसी है। उसके बाद वहाँ पर रोना पिटना शुरू हुआ कि फाइनली सब ने एक्सेप्ट किया कि जो शुभी थी वो नॉर्मल नहीं थी। अब जब मौलवी टेंशन में आगे बढ़ते हैं तो किसी ने ये तो पूछा नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो जो बड़े भाई थे वो आगे बढ़ते हैं और मौलवी जी के पास जाके पूछते हैं कि शुभी को हुआ क्या है। तो मौलवी जी देखते कि चलो किसी ने पूछा तो सही कि है क्या। तो वो बताते कि देखो मैं तुम्हारे घर वालों को तो नहीं बताऊँगा, लेकिन तुम किसी रास्ते से आए थे जहाँ पर तुमने कुछ उठाया, वो चीज़ ठीक नहीं थी। वो मटका जो था, उस पेड़ के ऊपर सब अपनी बलाएं उतारते हैं, और वो मटका वहाँ पर गिरा। वो मटका गिरा तो गिरा, तुम्हारी बहन ने उसमें से फल उठा लिया, और उस फल के अंदर एक बहुत 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 पुराना मतलब कोई कर्ज चलता आ रहा था। उसके अंदर वो जिन था जो अब शुभी को घेर के बैठा हुआ है। और जब मौलवी जी ने बात करने की कोशिश की कि तू इसे छोड़ेगा क्यों नहीं, तो वो वहाँ पर चिल्ला के बोलता है कि ये मेरी इफरित है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं बहुत टाइम से इसे ढूंढ रहा था। मतलब जो जिन था वो इतना अट्रैक्ट हो गया शुभी के मेकअप से, परफ्यूम से, पर्सनैलिटी से, कि वो शुभी के साथ ही हो लिया। जो मौलवी थे उन्होंने बोला कि देखो आदमी का शरीर भी होता है, औरत का शरीर भी होता है। आदमी के शरीर में अगर जिन आता है तो वो औरत को ढूंढता है, लेकिन इस जिन के तो बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि शुभी पहले से ही एक लड़की है, लड़की की बॉडी मिल गई, अब वो जिन कुछ भी कर सकता है। ये सुनने के बाद बड़े भाई भी बहुत बुरी तरीके से रोए। तो मौलवी ने बोला देखो मुझे रोज़ शाम को यहाँ पे आना पड़ेगा, और कम से कम 1 महीना लगेगा सारा उतारा करने में। मुझे डेली आके यहाँ पे जो है एक्सॉर्सिज्म पोजेशन का पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके शुभी को ठीक करा जाएगा। अगले दिन मौलवी आए, उन्होंने फिर वही पाक पानी से अपनी क्रिया की, अलग अलग चीज़ें करने लगे। तो घर के बर्तन गिरने लगे, तस्वीरें हिलने लगी, और पूरा घर शुभी ने अपने सर पे उठा लिया। शुभी को बस एक मौका चाहिए था, मैं इस कमरे से बाहर निकल जाऊं। शुभी उस कमरे में जितनी भी चीज़ें थी सब तोड़ फोड़ मचा देती, और जब खाना देने जाते तो शुभी वहाँ चिल्ला चिल्ला के बोलती मांस मच्छी खिला दो, मांस मच्छी खिला दो, बहुत वक्त हो गया, खिला दो ना, मौलवी को बोलो मेरे लिए मांस मच्छी लेता है। मतलब जिस मौलवी का डर होना चाहिए, शुभी वहाँ पर इस तरीके से रिएक्ट कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उनके ऊपर ये चीज़ें असर कर रही थी नहीं कर रही थी सब
यही सोच रहे थे हो क्या रहा है। अब जैसे जैसे डेली मौलवी आते थे वो अपनी क्रिया करते थे, आवाज़ इतनी तेज गूंजा करती कि मोहल्ले को पता चल गया कि कुछ तो दिक्कत है। अब डेली जब भी शुभी के ऊपर ये क्रिया होती पूरा मोहल्ला डर के अपने घर में बैठता। सब ये सोचते कि कहीं हम शिकार ना हो जाए अगर हम देखने जाएंगे तो। धीरे 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 ये चीज़ें और बढ़ने लगी। जब वक्त करीब आने लगा कि जैसे 1 महीना बोला था, 5-6 दिन रहने लगे, तो आवाज़ और तेज हो गई और घर में एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ने लगी। जो आखिरी दिन आया उस दिन ने सबके होश उड़ा दिए। जब मौलवी अंदर गए और सबको ये उम्मीद थी कि फाइनली आज शुभी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मौलवी अपनी क्रिया करके बाहर आए, पूरा घर सर पे उठा हुआ था और मौलवी थकने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं थे। जब वो बाहर आते तो उनके पसीने ऐसे टप टप बह रहे थे। अंदर से जो शुभी थी वो यूँ चल के आती है बिल्कुल गेट के पास और आके बोलती है, नहीं छोड़ूंगा इसे, इसके पेट में मेरा बच्चा है, सबको बर्बाद कर दूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ के जाऊंगा। ये सुनने के बाद सारे घर वाले बुरी तरीके से रोने लगे और मौलवी जी के सामने क्वेश्चन उठा दिया कि आप बोल रहे थे ये फ्री हो जाएगी, ये फ्री क्यों नहीं हुई। उधर जो मौलवी थे उन्होंने ये बोला कि ये सिर्फ इसका छलावा है, सिर्फ चाल है, मैं आज इसे लेके जाऊंगा। उन्होंने पाक पानी मारा, अपनी आयात पढ़नी शुरू की, बार बार चीज़ें बोलनी शुरू की, सबके सामने एक बोतल उठाई। उस टाइम पर वहाँ शिवम मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि शुभी के अंदर से एक धुआं निकला, उस बोतल के अंदर गया, उस बोतल को बांध दिया अच्छी तरीके से। और जो मौलवी थे उन्होंने बोला आज से 4 दिन बाद अमावस्या आ रही है, घर के 3 मेंबर जाएंगे और इसे बरगद की जड़ों के नीचे दबा के आना है, मिट्टी के अंदर नहीं, जड़ों के बिल्कुल नीचे दबा के आना है। 4 दिन तक घर में बिल्कुल सब कुछ शांत रहा। शुभी बहुत आराम से सोई। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में क्या बुरा हुआ, पास्ट में क्या हुआ, उन्हें कुछ याद नहीं था। उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक होने लगी थी, घर में बिल्कुल शांति आने लगी थी। लेकिन अब भी लोग शुभी के आगे पीछे जाने से डरते थे। शुभी को घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता था जब तक ये जिन वाला हादसा वहाँ पर हो रहा था कि 4 दिन बाद तक ये निपटेगा नहीं, शुभी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था बिल्कुल भी। 4 दिन बाद की वो अमावस्या की रात आई जो कि बहुत गहरी और घनी रात थी। सब अपने घर में बैठे हुए थे और सबको पता था कि आज की रात वो जिन दफनाया जाएगा। तीनों जो लोग थे, शिवम के पापा, शुभी के पापा और उनके बड़े वाले भैया जो थे, मतलब शुभी के भी जो ताऊजी थे, ये तीनों निकले एक बाइक पे। ये गए घर से बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर जाते गए। कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर जाके इन्होंने एक बरगद का पेड़ ढूंढा जो इन्होंने पहले से तय कर रखा था। वहाँ पर गए, दफनाया। बस इनके दिमाग में एक ही बात थी जो मौलवी ने डर के साथ कही थी कि गलती से भी पीछे मुड़ के मत देखना। अगर गलती से पीछे मुड़ के देख लिया, क्योंकि आवाज़ें आपको बहुत आएंगी, ऐसी दर्दनाक मौत मिलेगी ना आप तीनों को, और आप नहीं मरोगे, मैं भी मरूंगा अगर वो जिन आज़ाद हुआ तो। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे जब चीज़ें नॉर्मल होने लगी, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, शुभी बिल्कुल नॉर्मल हो गई और उनकी हेल्थ में बहुत जल्दी रिकवरी आ गई। वो अपने हॉस्टल वापस चली गई। किसे पता था कि ये चीज़ें वापस दोहराई जाएंगी। कहते हैं ना, हर स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं थी। 3 हफ्ते बाद शुभी एक लड़के से मिलती है जो कि कट्टर हिंदू था। एक ताबीज़ दिया था मौलवी जी ने शुभी की रक्षा के लिए। किसको पता था कि जो बरगद का पेड़ था वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला था। वो जिन आज़ाद हो गया था, लेकिन वो अभी भी दायरे में नहीं आ पा रहा था क्योंकि एक पूरी सीमा बना दी गई थी। शुभी के आगे पीछे एक लाइन बना दी गई थी, एक रक्षा कवच वहाँ पर बना दिया गया था उस ताबीज़ से। शुभी के एक बॉयफ्रेंड बनते हैं जो कट्टर हिंदू थे और वो जब भी शुभी से मिलते यही बोलते कि तुम मुस्लिम नहीं हो, इस ताबीज़ को उतार दो। मैं अभी भी उतार रहा हूँ, ताबीज़ को उतार दो। 3-4 दिन तक जब बोला गया, शुभी को वैसे कुछ याद नहीं था। उन्हें ऐसा लगा कि यार मेरे गले में है और इसे ठीक नहीं लग रहा, तो मुझे क्या पहन के करना है। उन्होंने इस ताबीज़ को उतार दिया। 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। अचानक से नीलम जो रूममेट थी उसकी कॉल आती है सीधा इनके पापा के पास। शुभी ने नीलम का गला दबा दिया था, मारने की कोशिश की रात को। नीलम अपने आप को बचाकर शुभी को बंद करके सीधा कमरे से बाहर आई और इनके पापा को फ़ोन मिलाया शुभी के। बताया अंकल जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, वापस शुभी के ऊपर कोई चीज़ आ गई है। मौलवी जी को फ़ोन मिलाया गया। मौलवी जी इस दुनिया में नहीं रहे। मतलब वो जिन जो सबसे पहले निकला उसने कहाँ अटैक किया वो आपको पता चल जाना चाहिए। जो शुभी के पापा थे वो गाड़ी उठाते हैं, 3-4 लोगों को लेकर सीधा हॉस्टल में पहुंचते हैं। शुभी के ऊपर जो पोजेशन था, इस टाइम उनकी आंखें बदल चुकी थी, चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। मेहंदीपुर बालाजी में 10 दिन तक उतारा चलता रहा।
जो वहाँ के जितने भी सिद्धि प्राप्त लोग थे सब ने अपनी कोशिश की। 10 दिन बाद उस जिन को कब्जे में लिया गया और शुभी को वहाँ से उनके घर कोटा राजस्थान वापस भेज दिया गया। शुभी को सारी चीज़ें एक एक ऐसे बताई गई जैसे एपिसोड्स में रिकैप होते हैं, और शुभी को बताया गया कि बेटा अब परफ्यूम, खुले बाल और इन सब चीज़ों से दूर रहना। शायद वो जिन और किसी के अंदर जा सकता था, लेकिन ये जो तेरी शो ऑफ करने की आदत है ये तुझे ले डूबी। आज शुभी बिल्कुल सिंपल लड़की की तरह रहती है, ना परफ्यूम, ना खुले बाल, और कोई ऐसा आमंत्रण नहीं जिसकी वजह से कोई भी एंटिटी उनके ऊपर आ जाए। अब यहाँ से ये सवाल उठते हैं कि इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है। मैं कभी इस चीज़ के अगेंस्ट में नहीं हूँ कि अगर ये आपके वर्क कल्चर में, लेकिन अगर आप अपने घर पे हैं, कई लोगों की बहुत बुरी आदत होती है बैठे बैठे परफ्यूम छिड़कने की। कहीं भी निकलना है भारी परफ्यूम, रात को जा रहे हैं परफ्यूम, जेल, खुले बाल, लड़कियों का ऐसे संवरना। मैं कभी इस चीज़ के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन वो मौका देखिए जब ये चीज़ें आपके ऊपर टूट के पड़ सकती हैं। देखिए, मेकअप, परफ्यूम, खुले बाल एक लड़की की शोभा बढ़ाती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आप किस युग में जी रहे हैं। मैं अपनी वीडियोस में इन चीज़ों के बारे में इतना बताता हूँ सिर्फ ये सोच के कि आप लोग सतर्क रह सकें। तो सबसे पहले जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सही जगह तक पहुँचा देना। सही जगह मतलब उन लड़के लड़कियों के पास जो बहुत ज़्यादा ये सब कुछ करते हैं, जिनकी वजह से उनके घर वालों को बहुत परेशानी हो सकती है। और इसके बाद मेरी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं सब्सक्राइबर से कनेक्ट होकर, उनसे कमेंट करवा के, कमेंट को पिन करके, सिर्फ ये चाहते कि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे साथ कितने ऐसे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं जो चाहते हैं कि वो कैमरे पर आके अपनी आप बीती बताएं, तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? हम सबको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जहां हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं। प्रक्रिया में आपको बता देता हूं, अगर आप आना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट चैनल पे, सबसे पहले जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि ऐसे सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो साक्षात अपने साथ वीडियो प्रूफ लेके आ रहे हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ हुआ था और ये सारी चीज़ें हम बताना चाहते हैं। फिर कैमरे पे वो मेरे सामने सारी चीज़ें बता रहे हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है। प्रक्रिया स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट में। आपको बुलाया जाएगा, टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, फिर आपको बुलाया जाएगा, बताया जाएगा दिल्ली में पूरी अच्छी तरीके से गाइड करके। उसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। प्रक्रिया सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। हाथ जोड़ के विनती है, माँ बाप का ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। हमारी वीडियो से जितना ज़्यादा हो सके अवेयरनेस लीजिए, अपने भाई बहनों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, बट जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप के साथ रहिए, प्यार कीजिए। अब वो दिन नहीं आने चाहिए जब आपके माँ बाप के मुंह से आपके लिए बद्दुआएं निकले या फिर उनके मुंह से कुछ भी गलत निकले। भगवान समान होते हैं, जितना ज़्यादा हो सके रिस्पेक्ट दीजिए। कुछ फ्री वक्त में उनके लिए कुछ लेके चले जाइए, उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। बस इतनी लास्ट में रिक्वेस्ट है। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। तो 1-2 सप्ताह पहले उनका एक बॉयफ्रेंड बना। उनका बॉयफ्रेंड उनको बार बार मतलब 2-3 दिन से बोल रहा था, ये वाला तावीज उतार दो, अच्छा नहीं लगता तुम्हारे ऊपर, तुम मुस्लिम थोड़े, तुम हिंदू है, क्यों तावीज पहनी हुई है। अब जो चौथा दिन था उसके बाद से वही होने लगा। हम लोग 5वें ही दिन उनको मेहंदीपुर बालाजी लेके गए। मतलब जो शो ऑफ करने का ये रखती थी और भी जो लड़की लोग रखती है उनके लिए एक सीख रहेगा कि इतना शो ऑफ मत कर दीजिए कि कोई बाहरी शक्ति या कोई दूसरा जन जो जिंदा ना हो वो आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाए और आपको पसंद पड़ ले।